प्रिय विद्यार्थियों, डीएसएस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हिंदी अध्यापक हेमवती नंदन सिंह। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं और संधि विच्छेद क्या है और संधि में किसका मेल या जोड़ होता है। ठीक, उसके बाद से इसके भेद में हमने पढ़ लिया था कि इसके 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और उसके बाद से अगला इसमें है कि स्वर संधि किसे कहते हैं और इसके उपभेद या इसके भी भेद कितने हैं। मैंने बताया था उसमें कि स्वर संधि के भी 5 भेद हैं। ठीक है, तो आज हम 5 भेदों के बारे में पढ़ेंगे। फिर जो है इसका उदाहरण सहित जो है प्रस्तुतिकरण में करूँगा, उदाहरण के साथ, ताकि आपको समझने में आसानी हो और आप जो है बहुत ही आसानी से समझ पाए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं कि स्वर संधि। स्वर संधि आप जानते ही हैं, मैं फिर से एक बार जो है उसको दोहरा दे रहा हूं। संधि किसे कहेंगे? जब दो या दो से दो वर्ण जो होते हैं आपस में जब मिलते हैं तो उनके मिलने से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है या उनसे जो नवीन जो शब्द बन रहा है, विकार युक्त जो नवीन शब्द बनता है, उसको हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। याद रखिएगा, इसमें वर्णों का मेल होता है और शब्दों का मेल किसमें होता है? समास में, जैसा कि मैंने बताया। अब देखिए स्वर संधि। स्वर संधि नाम से स्पष्ट है, अर्थात इसमें मेल हो रहा होगा वर्णों का, 2 वर्णों का मेल होना ही है। लेकिन किस तरह के वर्णों का? तो स्वरों का मेल होगा। स्वर संधि में किन्हीं 2 स्वरों के परस्पर यानी आपसी मेल को हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। या हम लिख सकते हैं कि किन्हीं 2 स्वरों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन या विकार भी यूज कर सकते हैं। आप विकार शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। जो परिवर्तन होता है या विकार होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। जैसे पुस्तक धन आलय, ये क्या हो जाएगा? पुस्तकालय। पुस्तकालय, ठीक है। इसी तरह हम लिख सकते हैं हिम धन आलय या प्लस आलय बराबर हिमालय, ये भी हो सकता है। ठीक, ये भी हो जाएगा। अब यहां देखिए स्वरों का मेल कैसे होगा? पुस्तक, इसमें अ हो जाएगा। जब इसको क को स्वर रहित करेंगे यानी तो ये इसमें अलग लग जाएगा और स्वर अलग निकल जाएगा, यानी ये बचेगा कि ये प्रथम जो शब्द है इसका अंतिम वर्ण और उसके बाद से द्वितीय जो शब्द है इसका प्रथम वर्ण, यानी यहाँ आ मिल जाएगा। अब देखिए ये दोनों वर्ण जो है या दोनों ध्वनियां क्या है? स्वर है। इनका मेल हो रहा है तो पुस्तकालय नामक शब्द बन रहा है, यानी विकार से, इसके परिवर्तन से। ठीक, उसी प्रकार इसमें भी अ, हिम में म के अंत में अ होगा प्लस आ यहां मिल रहा है। तो इन दोनों वर्णों के मेल से जो शब्द बन रहा है यानी इसको हम कहेंगे संधि युक्त शब्द, वो है हिमालय। अब कैसे वर्ण है? ये दोनों स्वर, स्वरों का मेल हो रहा है, स्वर वर्णों का, स्वर ध्वनियों का मेल हो रहा है, इसलिए इसे हम कहेंगे स्वर संधि। अब यही जो मेल है, जो जोड़ है स्वरों का, वो 5 प्रकार से होता है। ठीक है, जो स्वर संधि में ये स्वरों का जो मेल होता है वो 5 प्रकार से होता है। इसलिए जो है इसको 5 भागों में बांटा गया है। जैसे मैं अगर यहाँ पे लिखूं स्वर कितने होते हैं आपके, यहाँ से आसानी से आप समझ पाएंगे। अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, ए, ओ और औ। ये कुल आपके जो है 11 स्वर हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ये कुल जो है 11 स्वर हो गए। अब इन्हीं स्वरों की संधि होगी। स्वर संधि क्या होगा? इन्हीं स्वरों की एक दूसरे से मेल होगा या जोड़ होगा। जैसे जैसे होगा, जिसके साथ होगा उसका नामकरण हम ऐसे ऐसे करते गए हैं। ठीक, दीर्घ संधि यानी दीर्घ स्वर इसमें मिलेंगे। गुण संधि में मैंने यहाँ लिखा हुआ है, दीर्घ संधि में कैसे होते हैं, यड़ संधि में कैसे होंगे, अयादि संधि में कैसे होंगे, इस पर जो है हम चर्चा करेंगे। फिर इसको उदाहरण सहित जो है मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब देखिए
स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ठीक है, पहला इसमें है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि में अब देखिए यहां ध्यान दीजिएगा, पहले अब इसमें हम ले रहे हैं अ से लेकर और उ तक। ठीक है, इसकी संधि की बात करेंगे हम दीर्घ संधि किसकी बात करेंगे? अ आ इ उ इसकी पूरी बात करेंगे हम। ठीक है, तो इस दीर्घ संधि किसे कहेंगे? यदि ह्रस्व या दीर्घ, जब बार बार यहाँ जो है ह्रस्व और दीर्घ शब्द आएगा, ह्रस्व का अर्थ होता है छोटा और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, तो छोटा और बड़ा, देखिए इसमें छोटा बड़ा, छोटा बड़ा, ह्रस्व ई दीर्घ ई, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा। ठीक, तो ह्रस्व दीर्घ ये जो है आप समझ जाइए इसको कहा जाता है, इसका अर्थ क्या है, बार बार ये सब सुनने को मिलेंगे इसमें। तो ह्रस्व या दीर्घ या ह्रस्व या दीर्घ यानी इन चारों वर्णों के साथ जो है, ठीक, यदि पुनः वही वर्ण आते हैं, देखिए यहां लिखा है अ इ उ, ह्रस्व यानी छोटा हो या फिर दीर्घ हो, अ इ उ, अगर इसके बाद पुनः यहां देखिए प्लस यहां पे मैंने लिखा है प्लस। ठीक, ह्रस्व या दीर्घ अ इ उ आए, यदि इनके बाद ह्रस्व या दीर्घ कोई भी वर्ण आता है, ठीक, तो उसका जो है क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। घबराइएगा नहीं, अभी इसे उदाहरण के साथ मैं समझाऊंगा। देखिए, कहने का अर्थ है कि यदि अ प्लस अ ऐसे मिल रहे हैं, ये हो जाएगा आ। ठीक है, यदि अ प्लस आ भी मिलेगा तब भी होगा आ। प्रत्येक वर्ण के साथ, सजाती वर्ण के साथ 4 स्थितियां बनेंगी। ठीक है, अभी ध्यान दीजिए, अगर आ और अ हो तब भी बनेगा ये आ, और पुनः अगर आ प्लस आ हो तब भी ये बनेगा आ। देखिए ये 4 स्थितियां बनी। अ यानी देखिए यहाँ अ आ बना हुआ है, ठीक है, वो अलग बात है, अभी मैं उदाहरण के साथ समझाऊंगा। देखिए और ये दूसरा उदाहरण हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला उदाहरण हो जाएगा इसमें। ठीक है, पुस्तक आला है। देखिए अ और अ वर्ण अगर मिलेंगे तब भी आ बनेगा, दीर्घ बनेगा। अ और आ मिलेंगे तब भी जो है दीर्घ होगा, आ और अ मिलेंगे तब भी दीर्घ होगा, और आ मिलेंगे तब भी दीर्घ होगा। वही चीज मैं यहाँ पे लिखा हूँ, यदि ह्रस्व या दीर्घ अ इ उ, याद रखिएगा ये जो 6 वर्ड हैं इन्हीं की बात करिए, पहले इसके सब की बात हम करेंगे। ठीक, के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ ये आता है तो ये अपने का दीर्घ हो जाता है। देखिए अगर अ है तो आ हो जाएगा, ई है तो बड़ी हो जाएगा, उ है दीर्घ उ यानी बड़ा उ हो जाएगा। ठीक, पहले इसको समझ लीजिए, फिर अभी उदाहरण से मैं इसको समझा रहा हूँ, ये आपके दिमाग में रहेगा, और आप चाहे तो इस फॉर्मूले को नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही आसान तरीका है, इस तरह से आपके दिमाग में रहेगा, समझने में आसानी है। अब देखिए गुण संधि, गुण संधि में देखिए अ या आ के बाद, ठीक है, ह्रस्व या दीर्घ ई उ री, ई उ री। देखिए यहां देखिएगा ये फार्मूला, ये सूत्र जो है क्या करता है कि यदि अ या आ के बाद यानी इन दोनों के बाद यदि अ ई उ री, देखिए ई उ री ह्रस्व दीर्घ कोई नहीं, यानी इसके बाद यदि इनमें से कोई आता है यहां तक, ठीक, ये दूसरा कंडीशन है, यानी हम किसकी बात कर रहे हैं? गुण संधि की बात कर रहे हैं। यदि अ या आ के बाद यानी इन दोनों, अब इसको इधर से देखिए, इसको मिटा दीजिए तो आप कंफ्यूज होंगे, वाला आपने समझ लिया, इसको हटा दीजिए। हाँ, तो अ या आ के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ, देखिए यहाँ ह्रस्व या दीर्घ लिखा गया है। अब यह निकलेगा कि यहाँ पे 3 ही है, यहाँ पे सब दिखा रहा है 6 5 दिखा रहा है, तो ह्रस्व दीर्घ मैंने लिख दिया, यानी ह्रस्व दीर्घ, और इसका भी दीर्घ होता है, री का भी होता है, इसको हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है री को दीर्घ। ठीक है, अधिकांशतः उसका प्रयोग जो संस्कृत में होता है। ठीक, वहां आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ये हो गया। अब अ या आ के बाद अगर कोई भी ह्रस्व या दीर्घ ई उ री आए, ठीक, अ
अ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई, ह्रस्व उ या दीर्घ उ, री आता है ह्रस्व दीर्घ, तो उसका क्या हो जाता है? ए ओ अर हो जाता है। अब देखिए अगर अ या आ के बाद से ई आए तो क्या होगा? ए होगा। अ या आ के बाद यदि ह्रस्व उ और दीर्घ उ आए ये क्या होगा? ओ होगा। ठीक, और ह्रस्व सॉरी अ या आ के बाद से अगर री और दीर्घ री या बड़ी री आए या छोटी उसको जैसे ह्रस्व या दीर्घ, तो ये क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा, अर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा और समझ में एक चीज जो है मैं यहाँ पे लिखा हूँ, इसीलिए मैंने सभी स्वरों को यहाँ लिख दिया है किसका किसके साथ मेल हो रहा है। ठीक है, देखिए गुण संधि में मैंने ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस तरह से अ या आ के बाद यदि ई या बड़ी ई है ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, उ आए ह्रस्व उ दीर्घ उ आए ओ हो जाएगा और री आए और हो जाएगा। ठीक है, अब है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि की जो बात करेंगे उसको भी यहाँ से आप समझिएगा, इसके बाद मैं उदाहरण भी दूंगा। ठीक है, उदाहरण के द्वारा फिर मैं आपको समझाऊंगा, तो वहाँ और आसानी से आपको समझ में आएगा। पहले आपको ये जानना है कि कैसे कौन सा फार्मूला कहाँ जो है लागू हो रहा है। ठीक है, अब देखिए वृद्धि संधि। अब देखिए एक चीज और यहाँ याद रखिए, वृद्धि यानी इसमें जो है एक वृद्धि हो जाती है, किसकी? मात्रा की। यहाँ देखिए अब हमने देख लिया कि दीर्घ संधि में इन चारों का योग हुआ है। ठीक, गुण संधि में इनके साथ फिर इन पांचों का योग हुआ है, यानी यहां तक हमने इनको यूज कर लिया, यानी ये उपयोग में आ गए, इनको इनकी संधि हम देख चुके हैं। अब इसके बाद जो स्वर है उनकी बात हम करेंगे वृद्धि संधि। देखिए यदि अ या आ के बाद ए आता है तो ए हो जाएगा। ठीक, अ या आ के बाद इसके बाद ध्यान दीजिएगा, इसके बाद ए या ए आता है तो इन दोनों का मिलाकर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, ए हो जाएगा। या दो परिस्थितियां हैं, एक अ या आ के बाद ए या ए हो जाएगा, यानी इसका दीर्घ हो रहा है, वृद्धि हो रही है। यदि अ या आ के बाद ओ या औ आए तो इसका क्या होगा? यदि फिर इसके बाद ये दोनों में से इन दोनों में से कोई आए ओ या औ, इसका भी दीर्घ होगा, औ हो जाएगा। बस ये आपको याद रखना है। ठीक है, अ या आ के बाद से ए या ए हो जाएगा, अ या आ के बाद से ओ या औ आए तो क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। यही चीज मैंने यहाँ पे वृद्धि संधि में लिखा है, और या आ प्लस ए दोनों में से कोई एक आता है। देखिए ए हो गया, और दूसरी स्थिति यहाँ पे क्या बनती है? ओ या आ के बाद से ओ या औ आता है, इसका औ हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद से यण संधि की बात करेंगे हम। यण संधि की बात करेंगे कि यण संधि कैसे होती है, कौन कौन से वर्ण उसमें जो है जुड़ते हैं। ठीक है, इससे आपको समझने में आसानी होगी। ऊपर जो मैंने स्वर लिखा है तो आपके मस्तिष्क में ये रहेगा कि कहां से कौन वर्ण किसके साथ जुड़ रहा है। ये क्रम से एक दूसरे से ऐसे जुड़ते जाते हैं। देखिए पहले जो है ये चारों, फिर इन दोनों का इनके साथ, इन दोनों का इनके साथ, फिर इन दोनों का इनके साथ, फिर इन दोनों का इनके साथ, ये हो गया। अब हम पढ़ेंगे यण संधि, यानी ह्रस्व या दीर्घ। इसका जो सूत्र है ह्रस्व या दीर्घ ई उ री, ह्रस्व या दीर्घ ई उ री, ह्रस्व या दीर्घ ई उ री। देखिए ये पूरा सेट, ये पूरा सेट। ठीक, इसके बाद यदि कोई भी असमान स्वर आए, इसके बाद यानी इनके बाद कोई असमान स्वर आए, यानी ये फिर न आए, कोई और आ जाए, ओ आ जाए, आ जाए, ए ओ आ जाए। ठीक, ये फिर न आए, उसको हम कहेंगे असमान स्वर आए तो ई का य हो जाता है। इसका क्या हो जाएगा? इन दोनों का, यदि मान लीजिए इनके साथ ये आता है या ये आ जाता है या इनमें से कोई आ जाता है तो ई और ह्रस्व ई दीर्घ ई के बाद साथ क्या हो जाएगा? के स्थान पर य हो जाएगा, इनके स्थान पर क्या हो जाएगा? व हो जाएगा।
के स्थान पे क्या हो जाएगा, और हो जाएगा, सॉरी र हो जाएगा, र हो जाएगा। ठीक है, समझ में? एक बार और समझ देखिए, हर्ष या दीर्घ, मैंने कहा कि हर्ष ई दीर्घ ई, हर्ष उ दीर्घ उ और री, इनके बाद यदि कोई भी असमान स्वर, यानी ये पुनः ये न आए, यानी ये एक शब्द के अंत में आ गया, पुनः जो है ये न आए, अगर इसके बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो उस परिस्थिति में क्या होगा, ई का यह हो जाएगा, हर्ष ई दीर्घ उ का, हर्ष उ दीर्घ उ का वो हो जाएगा, और री का र, य और र ये हो जाता है। ठीक, उसके बाद पांचवा जो है और अंतिम वो है अयाग संधि। अयाग संधि भी देख लीजिए कि अयाग संधि में कौन कौन से वर्ण कैसे जुड़ते हैं और किसके जुड़ने से कौन बनता है और क्या बनता है। देखिए अयाग संधि अंतिम संधि है स्वर संधि की। अब इसलिए स्वर संधि क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सभी स्वरों का ही मेल हो रहा है। देखिए ए या ए या फिर ओ और औ, यानी अब ये सेट ले रहे हैं यहां से, देखिए इनका ये अंतिम चार जो है, यानी ये दोनों हो एक साथ या फिर ये दोनों हो, उसके बाद कोई असमान स्वर है, इनके बाद इन दोनों के बाद कोई असमान आ जाए, इन दोनों के बाद कोई असमान, यानी इनमें से इधर से कोई भी आ जाए, फिर से ये ना आए, कोई दूसरा आ जाए इनमें से, तो उनका क्या होता है। अब देखिए आप ध्यान दीजिएगा, ए के स्थान पर ए का अगर कोई असमान स्वर आता है, इसके बाद अगर कोई असमान स्वर आता है तो देखिए ये हो जाएगा ओए, यहां लिख दे रहा हूं ओए। इसके बाद कोई इसमें से असमान स्वर आता है तो इसके स्थान पे ओए हो जाएगा, ए के स्थान पे क्या होगा, आय हो जाएगा। ठीक, ओए आय। अब यहाँ ओ की मात्रा है ना, तो ये औ हो जाएगा, औ, और औ के साथ क्या हो जाएगा, आव हो जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा, ओए आय औ आव। ठीक है, अब ये अंतिम जो सेट था हम लोग का इधर का, जो स्वर बचे हुए थे ए ऐ ओ औ, हालांकि कुछ संयुक्त भी कहा जाता है, संयुक्त स्वर। ठीक है, और इसे मिलकर बने होते हैं ये। ठीक, तो ये आपका हो गया अयाग संधि। यहाँ मैंने लिखा है कि क्रमशः अय आय औ आ हो जाता है। तो उम्मीद है कि आप इतना समझ पाए होंगे। ठीक है, बहुत ही इत्मीनान से आराम से इसको समझिएगा, ये चीजें आपके माइंड में रहेंगी, मस्तिष्क में रहेंगी, तो आगे जो उदाहरण सहित इसका विस्तार पूर्वक जो मैं बताऊंगा तो इसको आप समझने आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए अब आज के लिए इतना ही। अब इसके आगे जो है मैं एक एक के बारे में विस्तार पूर्वक बताता जाऊंगा उदाहरण सहित। धन्यवाद।